Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 18 of the course Business System Development. Today we will be finalizing the design specifications and whatever the requirements we determined and analyzed in the analysis phase, we converted them into a design for the software development. We looked into the conceptual data modeling. We created data flow diagrams. We created entity relationship diagrams. We created the class diagrams. We then designed forms and reports. And some good practices were also discussed. Today, we are going to finalize these specifications. We are going to have a final round of the design specification because we don't want to miss any information. We need to make sure that everything is there in the design outcomes and the design deliverables so that the coder actually instantly can code it. जितना ज़्यादा डिटेल्ड डिज़ाइन होगा उतना ही ज़्यादा आपके कोडर्स को आसानी होगी सॉफ्टवेयर को, उस बिजनेस प्रोसेस को एक्चुअली डेवलप करने में. इसकी एग्जाम्पल मैं आपको अपने कोर्स की आउटलाइन बताने के बाद दूंगा. So before we formally start today's lecture, let us have a look on the summary of the previous lecture. In last lecture, we talked about the process interface and the interface design. इंटरफेस क्या है? वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन है जहां पे एंड यूजर ह्यूमन इस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करेगा. सो इंटरफेस कैसा होना चाहिए? इंटरफेस की ढेर सारी डिटेल्स हैं. इंटरफेस को हमने देखा फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हमने लेआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. हमने देखा है बहुत ज़्यादा टेक्सचुअल नहीं होना चाहिए, उसमें नेविगेशन होनी चाहिए. ऐसा इंटरफेस होना चाहिए कि जिसको एक्सेस करना, जिसको यूज़ करना स्पीडी भी हो, एफिशिएंट भी हो और एट द एंड यूज़र सेटिस्फाई भी हो. मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर इनएफिशिएंट इंटरफेस होंगे, अगर फॉर्म्स और रिपोर्ट्स और आपका इंटरफेस सही तरीके से डिज़ाइन नहीं होगा, जैसे हम अक्सर सॉफ्टवेयर्स में देखते हैं और उन स्मार्टफोन की एप्लीकेशंस में देखते हैं जो कि मैं और आप डाउनलोड करते हैं, वो ऐसी ढेर सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको डाउनलोड करने के बाद, एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद हम फ़ौरन उसको रिमूव कर देते हैं, फ़ौरन हम उसको डिलीट कर देते हैं. उसकी रीज़न यही है कि उसमें यूजेबिलिटी नहीं है. यूजेबिलिटी का मतलब यह है कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, हमें यूज़ करने में इनकन्वीनियंस हो रही है, हमें उस चीज़ को लर्न करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है. ठीक है. और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि टेम्पल रन जैसी गेम जो है वो बिलियंस ऑफ डाउनलोड हैं उस गेम के. दुनिया के हर मुल्क में, दुनिया के हर कोने में, हर एज से ताल्लुक़ रखने वाले पर्सन ने जिसके पास स्मार्टफोन है वो गेम डाउनलोड की होगी या खेली होगी. रीज़न ये है कि उसमें लर्निंग बहुत इजी है. गेम खेलने के लिए आपको कुछ लर्न करना पड़ता है. उसमें लर्निंग आप 4 सिंपल, वेरी सिंपल स्टेप में कर लेते हैं. या स्वाइप राइट करें, या स्वाइप लेफ्ट करें, या स्वाइप अप करें, या स्वाइप डाउन करें, आप गेम खेल सकते हैं. बाकी सारी आपकी इंटेलिजेंस है, बाकी सारे आपके रिस्पॉन्सेज हैं कि आप कितनी जल्दी जंप करते हैं या कितनी जल्दी स्लाइड इन करते हैं. सो उसमें लर्निंग जो है वो बड़ी क्विकली और बड़ी एफिशिएंटली हो जाती है. सो हमें इंटरफेस, डिज़ाइनर्स को इंटरफेस इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि यूज़र उसको यूज़ करने के बाद सेटिस्फाइड हो और उसको यूज़ करने में बहुत थोड़ा टाइम लगे. इसके अलावा हमने सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स देखे हैं, जैसा कलर कम्बिनेशन क्या होनी चाहिए, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ होने चाहिए, या जो है वो पॉपअप विंडोज़ होने चाहिए, या हाईलाइटेड टेक्स्ट और डिफरेंट फॉन्ट साइजेस आप यूज़ करें. ये डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू हमने देखा था. और हमने ये भी देखा था कि डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हैं और ये डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस सर्टन टास्क के लिए बड़ा एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकती हैं. जैसा अगर आप कंप्यूटर पे गेम खेलना चाहें तो उसके लिए जॉयस्टिक ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. अगर आप कुछ टाइपिंग करना चाहें तो उसके लिए कीबोर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. अगर आप सिग्नेचर करना चाहें तो उसके लिए लाइट पेन जो है वो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज़्यादा यूज़फुल है.
ठीक है। इसी तरह जब आप डिज़ाइन इंटरफेस की बात करते हैं तो आपको लेआउट का ख्याल रखना पड़ता है, आपको फील्ड स्ट्रक्चर का ख्याल रखना पड़ता है, आपको फीडबैक भी देना होता है। यूज़र सिस्टम के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, डाटा सेव हो रहा है, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कि डाटा सेव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, जैसे अक्सर हम फॉर्म फिलअप करते हैं, सेव का बटन दबाते हैं, एक फीडबैक मैसेज आता है कि थैंक यू फॉर द रिकॉर्ड्स, योर रिकॉर्ड्स हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, या कोई एरर मैसेज आ जाता है कि दिस इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, प्लीज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। सो फीडबैक जरूर होना चाहिए, और इसी तरह हेल्प मेन्यूज ये जरूर होने चाहिए। सो दीज वर सम ऑफ द आउटलाइंस ऑफ टुडेज लेक्चर। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम GUI की बात करेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पिछले लेक्चर में हमने कमांड लाइन इंटरफेस की भी बात की थी कि आप बाज़ औक़ात सिस्टम के साथ इंटरेक्शन कमांड के थ्रू करते हैं। ठीक है, गो के जो नॉर्मल यूज़र है वो कमांड लाइन के थ्रू अब कम ही जाता है, लेकिन अर्लियर सॉफ्टवेयर्स में, अर्लियर केसेस में ये होता था कि आप कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करते थे। उसकी जगह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसमें बटन्स हैं, जिसमें टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, जिसमें माउस कर्सर है। ठीक है, इसके अलावा डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी की डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन क्या हो सकती हैं, कैसे वैरी कर सकती हैं, इनको भी हम देखेंगे। क्वालिटी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर चार्ट्स को देखेंगे, कैसे केस टूल, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स हमें डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस में और प्रोटोटाइपिंग में कैसे हेल्प करते हैं, इनको भी देखेंगे। और एजाइल मेथोडोलॉजीज के लिए जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस है उनकी भी हम बात करेंगे। आज के लेक्चर में हमारा फोकस मेनली जो है वो डिज़ाइन फेस पर तो है हम, लेकिन हम बात करेंगे फाइनलाइजिंग दी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, कुछ डायलॉग्स के बारे में भी बात करेंगे, और मोस्टली हम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन को फाइनलाइज करेंगे। और अगले 2 लेक्चर्स में हम डिस्ट्रीब्यूटेड और इंटरनेट सिस्टम्स की डिज़ाइन की डिटेल्स को देखेंगे। सो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि डिज़ाइन इंटरफेस क्यों डिटेल्ड होना चाहिए, क्यों वेरी माइन्यूट लेवल डिटेल्स भी हमें इंक्लूड करनी चाहिए। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरह है कि आपने एक घर कंस्ट्रक्ट करना है, पहले आपने प्लान किया, ठीक है, आप इरादा रखते हैं कि आप घर बनाएंगे, ठीक है, फिर आप ऑलरेडी एक घर में रह रहे थे, लेकिन आप एक नया घर बनाना चाह रहे हैं। हो सकता है पहले आप किराए के घर में रह रहे थे, अब आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब नए घर में क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो नई रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, और जो लिमिटेशन आप जिस घर में पहले रह रहे थे उसको भी आप पूरा करना चाहते हैं। लेट से पिछले घर में आप रह रहे थे, उसमें सिर्फ 3 कमरे थे, अब आपको कम से कम 5 कमरे चाहिए। पहले गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, अब आपको गाड़ी भी खड़ी करनी है। ठीक है, लेट से उसमें एयर फ्लो का बंदोबस्त नहीं था, या उसके दरवाजे जो है वो छोटे थे, या उसकी विंडोज़ जो है वो प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं थी। सो ये सारी चीज़ों की बेस पर आपने जो है वो एक नया घर जो है वो प्रपोज किया। रिक्वायरमेंट्स को आप एनालाइज करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को आप डिटरमिन करते हैं। इसके बाद ये रिक्वायरमेंट्स आप घर के आर्किटेक्ट को दे देते हैं। घर का आर्किटेक्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव स्पेसिफाइड टू हिम वो घर का नक्शा बनाता है। वो देखता है कि कितने एरिया की ज़मीन है, ठीक है, उसके लेफ्ट पर कितने मकान हैं या क्या है, राइट पर क्या है, कोई गली है, कॉर्नर प्लॉट है, फ्रंट पे क्या है, बैक पे क्या है, फ्रंट पे कितनी स्पेस है, ये सारी चीज़ें वो देखता है। उसकी बाद जो है वो जो आपकी मेन रिक्वायरमेंट्स है, 4 कमरे होने चाहिए, या जो है वो गैरेज इस तरीके से होना चाहिए, उसके बाद वो घर का डिटेल डिज़ाइन बनाता है। और जितना वो डिटेल डिज़ाइन बनाएगा, और डिटेल डिज़ाइन से मेरी ये मुराद है कि वो हर कमरे की क्या लेंथ और विड्थ है वो भी मैप पे स्पेसिफाई करता है। वो ये भी स्पेसिफाई करता है कि कमरे में जो खिड़की है वो कितनी हाइट पे लगेगी। वो ये भी स्पेसिफाई करता है कि कमरे की विंडो की विड्थ कितनी होगी, ठीक है, डोर की विड्थ कितनी होगी, ठीक है, एक कमरे से दूसरे कमरे के दरमियान जो दीवार है वो आप किस हिसाब से लगाएंगे। तो जितना वो डिटेल डिज़ाइन करेगा, आपके अगले फेज में जो मजदूर हैं, जो एक्चुअली कंस्ट्रक्टर्स हैं, जो कि घर को बनाएंगे, उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि वो अकॉर्डिंगली बनाना शुरू कर देते हैं। लेट्स से अगर डिज़ाइन में कुछ चीज़ें मिसिंग है, इवन ये मिसिंग है कि रूम में जो विंडो होगी वो कितनी हाइट पर होगी। अब जो दीवार बनाने वाला मजदूर है वो अगर अपनी मर्जी से विंडो की हाइट एडजस्ट कर रहा है कि ज़मीन से या 2 फुट ऊपर रख रहा है या 4 फुट ऊपर रख रहा है, ठीक है, अब ये उसकी मर्जी पे बात आ गई, क्योंकि डिज़ाइनर ने डिटेल डिज़ाइन नहीं दिया था, डिज़ाइनर ने नहीं बताया था कि कितनी हाइट पर हो, तो वो फिर चीज़ें खुद से एज्यूम कर रहा है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि डिज़ाइनर बड़ा डिटेल्ड डिज़ाइन बताए। जो पिछले कई लेक्चर से हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप टेक्स्ट बॉक्सेस स्पेसिफाई करें,
टेक्स्ट की क्या लिमिट होगी, किस किस्म का डाटा टाइप वो एक्सेप्ट करेगा, उसकी रेंज क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इसलिए स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आगे कोडर के लिए बड़ी आसानी हो। कोडर को हम इस चीज़ के लिए न छोड़ें कि वो कुछ चीज़ें खुद से एज्यूम करके ले। लेट्स से अगर आप नेम लिख रहे हैं, एक फॉर्म आपने पेपर डिज़ाइन किया या उसका प्रोटोटाइप बना रहे हैं और आप देख रहे हैं कि नेम और आगे टेक्स्ट बॉक्स है। अब नेम की क्या फील्ड लेंथ है, 30 कैरेक्टर्स है, 40 कैरेक्टर्स है, 20 कैरेक्टर्स है, ये आप स्पेसिफाई करते हैं। अगर आपने ये स्पेसिफाई ना किया, सिर्फ आपने नेम लिखा, अब कोडर यहां पे गलती कर सकता है। हो सकता है वो नेम को अपने नॉलेज के मुताबिक 10 कैरेक्टर्स का ले या 20 कैरेक्टर्स का ले, हालांकि आपको कम से कम नेम जो है वो लेट्स से 25 कैरेक्टर्स का चाहिए था। इसी तरह अमाउंट था या सैलरी थी, सैलरी की मैक्सिमम लेंथ, किसी की सैलरी अब महीने की सैलरी किसी की 50 लाख रुपए तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो सैलरी की लिमिट है और डिपेंडिंग ऑन द एम्प्लॉय एंड डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन वो अपनी रेंज डिजाइन में स्पेसिफाई कर लेते हैं कि सैलरी जो है वो न्यूमेरिक होगी, इसकी रेंज मिनिमम 12,000 से लेकर और मैक्सिमम जो कंपनी का जो हाईएस्ट पर्सन जो सैलरीड पर्सन है वो 1,20,000 है, तो उसने रेंज स्पेसिफाई कर दी। सो ये इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप डिटेल्ड डिज़ाइन करें। सो हमने फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स को भी डिटेल्ड डिज़ाइन में देखा, क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हैं वो भी हमने देखा, क्या पुअरली डिज़ाइन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स हैं उनको भी हमने अर्लियर लेक्चर्स में देखा। आज हम थोड़ी सी डायलॉग की बात करेंगे और फाइनलाइजिंग डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे। ये पिछले लेक्चर की एक स्लाइड है जिसमें हमने ये बात की थी कि आप कुछ टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो डिज़ाइन आपने कर लिया है, जो डिज़ाइन आपने स्पेसिफाई कर लिया है, उसको फिर आप थोड़ा सा चेक कर रहे हैं कि क्या इसकी कोई कंपोजिशन बनती है, क्या कोई कम्बिनेशन बन रही है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ इसमें क्या इंसर्ट हो सकती हैं, कहीं कोई डाटा मिसिंग तो नहीं है। अगर ज़रूरत है तो पिक्चर्स और टेम्पलेट्स भी आप बता रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। किसी फील्ड की क्या रेंज वैल्यूज़ हैं वो आप स्पेसिफाई करते हैं। लेट्स से एज है, एज कम से कम 18 साल और मैक्सिमम जो है वो 50 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। रीजनेबलनेस को आप चेक करते हैं, सेल्फ चेकिंग डिजिट्स, साइज, वैल्यूज, ये सारी चीज़ें जो है वो आप डिज़ाइन में चेक करते हैं कि ये मौजूद है या नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि आप कितना थॉरली, कितना डिटेल में ये सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। और डिटेल में इन चीज़ों के चेक करने का एक रीज़न ये भी होगा कि कल को जब कोडर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको एक्चुअली कोड करेंगे, लेट्स से डेटाबेस और डेटाबेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे पुअर डिज़ाइन हुआ तो वहाँ पे परफॉर्मेंस के ढेर सारे इश्यूज आएंगे, वहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिलेज आएंगे, स्टोरेज बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। तो इसलिए आगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी ज़रूरी है कि आप स्पेसिफाई करें। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है कि अगर आपके घर के आर्किटेक्ट ने ये डिफाइन नहीं किया था कि दीवार का साइज़ क्या होगा, सिंगल ईंट वाली दीवार होगी या डबल ईंट वाली दीवार होगी, जिसको हम 4 इंचेस और 9 इंचेस वाली दीवार कहते हैं, अगर ये उसने स्पेसिफाई नहीं किया था और यहाँ पे मजदूर ने अपनी मर्जी से जहाँ पे 9 इंच वाली दीवार लगानी थी वहाँ पे उसने 4 इंच वाली दीवार लगा दी, जहाँ पे 4 इंच वाली लगानी थी उसने 9 इंच वाली लगा दी, ठीक है। अब उसको नहीं पता, मजदूर तो सिंपली लेबर है, वो तो अपनी स्किल्स यूज कर रहा है, डिजाइनिंग डिटेल्स तो उसको नहीं पता, वो आर्किटेक्ट तो नहीं है, ठीक है। डिजाइनर ने तो इस चीज को भी देखना है कि कौन सी दीवार है जिस पे आगे छत आएगा, जो कि जिसने ज्यादा वजन बर्दाश्त करना है, क्योंकि आप इसके ऊपर एक और कमरा फॉर एग्जांपल खड़ा करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसने यहाँ पे मजदूर ने स्पेसिफाइड नहीं था कि 4 इंच की दीवार यूज करनी है या 9 इंच की करनी है, अगर वो 4 इंच की दीवार को यूज करने के बजाय 9 इंच की दीवार उसने खड़ी कर दी, तो न सिर्फ उसने नंबर ऑफ ब्रिक्स वेस्ट की, बल्कि जो उसको कॉस्ट बढ़ेगी, जो उस पर एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, वो भी सारा वेस्ट होगा। और कमरे का साइज भी जाहिर है 4 इंच तक या 5 इंच तक छोटा हो जाएगा, तो आगे जाके भी इश्यूज आते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे डिटेल डिजाइन कर रहे हैं, इसलिए बड़ा जरूरी है कि ईच एंड एवरी माइन्यूट लेवल की डिटेल्स को भी आप कंसिडर करें। हमने पहले भी बात की थी, फीडबैक मैसेज होने चाहिए। अगर फीडबैक मैसेजेस नहीं होंगे तो क्या होगा कि यूजर को पता नहीं चलेगा कि मैंने जो फॉर्म यूज किया है उसका क्या बना, वो डेटा सेव हुआ नहीं हुआ, ठीक है। सो फीडबैक मैसेजेस कई किस्म के हो सकते हैं। स्टेटस इंफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर एग्जांपल कीप यूजर इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, हेल्पफुल व्हेन यूजर हैज टू वेट फॉर रिस्पॉन्स, ठीक है। आप बैंक की कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड दिया, आप अक्सर देखते हैं कि एक गोल सी चरखी जो है वो घूम रही है। अब ये गोल सी चरखी का घूमना जो है वो क्या शो करता है कि समथिंग इज गोइंग ऑन, कुछ चल रहा है। या आप अपने स्मार्टफोन पर कोई गेम की ऐप
क्लिक करते हैं, उसको ओपन करना चाहते हैं तो वो एक बार सी आती है, उस पर लोडिंग लिखा आता है, ठीक है। सो ये फीडबैक मैसेज है, ये आपको बता रहा है कि समथिंग इज गोइंग ऑन। आपने आइकन पर क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा, आप समझ रहे हैं कि आइकन क्लिक नहीं हुआ, ठीक है। आप उसको 2-3 दफा दोबारा क्लिक कर देते हैं, हालांकि बैक एंड पे वो गेम लोड हो रही थी, लेकिन चूंकि कोई स्टेटस इंफॉर्मेशन नहीं था तो आपको यूं लगा, यूजर को यूं लगा कि कुछ मसला है, तो इसलिए उसको इन्फॉर्म करना बड़ा जरूरी है करंटली क्या हो रहा है, ठीक है। अक्सर हमने देखा है डॉक्यूमेंट लेट हो तो लिखा आता है प्लीज वेट, ठीक है, जिसका मतलब यह है कि बैकएंड से कुछ रिट्रीवल हो रहा है। सो यू हैव टू कीप द यूजर इन्फॉर्म्ड। ये मैसेज किस किस्म के होने चाहिए, ये सारी डिटेल्स आप लिखेंगे। इसके अलावा प्रॉम्प्टिंग यूजर, टेल यूजर व्हेन इनपुट इज नीडेड एंड हाउ टू प्रोवाइड द इनपुट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप याहू मेल पे लॉग इन करना चाह रहे हैं, या CMS अपना आपका जो वी कॉमर्स का सर्वर है उस पर आप लॉग इन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अक्सर प्रॉम्प्ट मैसेजेस आते हैं, ठीक है। एक लॉग इन स्क्रीन है तो उस पर लिखा होता है प्लीज प्रोवाइड योर यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड देन प्रेस द सेव बटन या लॉग इन बटन, ठीक है। तो उसको इन्फॉर्म किया जा रहा है। इसी तरह वार्निंग और एरर मैसेज है, फॉर एग्जाम्पल इन्फॉर्म यूजर दैट समथिंग इज रॉन्ग आइदर विद द डाटा एंट्री और सिस्टम ऑपरेशन, ठीक है। आपने यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया, लॉगिन का बटन प्रेस किया, आगे कुछ नहीं हो रहा, लॉगिन आप नहीं हो रही। अब क्यों नहीं हो रही ये रीजन पता चलनी चाहिए। सो यहां पे एक वार्निंग मैसेज आता है, फॉर एग्जांपल द यूजर नेम एंड पासवर्ड यू प्रोवाइडेड आर इनकरेक्ट, प्लीज प्रोवाइड द करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब ये वार्निंग मैसेज है। या आप ईमेल में कोई फाइल भेजना चाह रहे हैं, वो फाइल अपलोड नहीं हो रही, आप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, फाइल अपलोड नहीं हो रही, आपके इंटरनेट का कनेक्शन भी ठीक है लेकिन फाइल अपलोड नहीं हो रही। रीजन क्या है, एरर मैसेज क्या आना चाहिए, पता चलना चाहिए। हो सकता है आप जो फाइल अपलोड कर रहे हैं उसका साइज 25 MB से ज्यादा हो, 25 MB से ज्यादा फाइल जो है वो आप अपलोड ही नहीं कर सकते, मैक्सिमम लिमिट ये है। इसी तरह जब आप असाइनमेंट अपलोड करते हैं उसका भी मैक्सिमम कोई साइज है। सो अगर आप साइज एक्सीड करते हैं, एरर मैसेज आता है, योर फाइल साइज कैन नॉट बी एक्सीड, योर फाइल साइज कैन नॉट एक्सीड दैन दिस MB। या सिर्फ PDF की फाइल अपलोड करनी और आप वर्ड का डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोशिश करें, वहां पर भी एक एरर मैसेज आ सकता है। सो ये क्या है, ये वार्निंग और एरर मैसेजेस हैं। हेल्प, आपको कोई भी आप बिजनेस प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं उसमें हेल्प मेन्यू जरूर होने चाहिए, पता चलना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर कैसे काम करेगी, ठीक है। जब डिजाइनर डिजाइन कर रहा होता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो अपने आप को यूजर समझ के डिजाइन करे, ठीक है। सो प्लेस योरसेल्फ एज अ डिजाइनर इन यूजर्स प्लेस, ठीक है। आप हेल्प में किस किस्म की चीजें चाहेंगे, हेल्प को सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, हेल्प जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, उसमें जो है वो कौन से ऑपरेशन उसने परफॉर्म करने वो एक्सप्लिसिटली शो होने चाहिए, ठीक है। हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था, हेल्प का मैंने था वो बहुत ही टेक्सचुअल था, कैपिटलाइज फॉर्म था। तो ये सारी बैड प्रैक्टिस थी। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि उसको सिंपल रखें, उसको कैटेगराइज रखें, उसको विजुअल रखें, इंटरैक्टिव रखें। सो ये कुछ गाइडलाइंस है। आइए बात करते हैं डायलॉग की। डायलॉग क्या है, अ सीक्वेंस ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन द सिस्टम एंड अ यूजर, ठीक है। आपने सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करना है, ये सीक्वेंस क्या होगी, सीक्वेंस ऑफ इंटरैक्शन क्या होगी। लेट्स से आपने अपने दोस्त को एक ईमेल लिखनी है जिसमें आपने उसको एक बुक बुक की एक सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास बुक है, वो आपने उसको अटैच करके भेजनी है। अब यहां पे सीक्वेंस ऑफ इंटरैक्शन है। सबसे पहले आप क्या है, आप लॉग इन करते हैं, उसके बाद आप अटैच का बटन क्लिक करते हैं, ठीक है। फिर आप ब्राउज मेन्यू में आकर आप फिर ब्राउज करते हैं, ठीक है। ब्राउज करने के बाद जिस लोकेशन पे फाइल पड़ी है उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर आप सेव का बटन या अपलोड का बटन दबाते हैं, वो अटैचमेंट जो है वो लोड होती जाती है। जब लोड हो जाए ईमेल में वो लिखी आ जाती है कि दिस फाइल हैज बीन अपलोडेड, फिर आप सेंड का बटन दबाते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, ठीक है। इसी तरह आप लेट से कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई बैंकिंग का इंफॉर्मेशन है, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, आप लॉग इन करते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी को अकाउंट में किसी के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं तो सबसे पहले आप उसका अकाउंट नंबर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो अकाउंट नंबर प्रोवाइड जब हो जाए फिर आप सॉफ्टवेयर आपसे कहता है कि कितना अमाउंट आपने डालना है, कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है वो स्पेसिफाई करें। सो ये जो सीक्वेंस है ये बड़ा जरूरी है, इसको हम डायलॉग कहते हैं। इसमें आपको सीक्वेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए। बिल्डिंग अ प्रोटोटाइप भी आप कर सकते हैं। ये स्क्रीन आएगी, इस स्क्रीन के बाद ये स्क्रीन आएगी, उसके बाद ये स्क्रीन, या ये मैसेज आएगा उसके बाद ये मैसेज आएगा,
ठीक है। इस मैसेज पर जब थर्ड मैसेज आएगा तो आप यहां से एग्जिट कर लेंगे क्योंकि काम आपका कंप्लीट हो गया। सो आप इस तरीके से प्रोटोटाइप भी बना सकते हैं। और असेसिंग यूजेबिलिटी, आप ये डायलॉग डिजाइन करने के बाद इसको इवैल्यूएट करें, इसको असेस करें कि ये कितना यूजर फ्रेंडली है, कितना ये यूजेबल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, कहीं यूजर इसमें जो है वो कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगा। सो आप इसको इस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं। डायलॉग डिजाइन करने के लिए अगेन जैसे हमने बाकी चीजें देखी, कंसिस्टेंसी का ख्याल रखें, शॉर्टकट्स एंड सीक्वेंस का ख्याल रखें, फीडबैक दें, कहां पे वो ठीक प्रोवाइड कर रहा है उसको बताएं कि लेट्स से वो कुछ अपलोडिंग हो रही है, डाउनलोडिंग हो रही है, उसको वो स्टेटस बार शो करें। कहीं पे वो रॉन्ग चीजें कर रहा है, वो रॉन्ग चीजें स्पेसिफाई करें कि एग्जैक्टली क्या रॉन्ग है, ठीक है। इस तरह क्लोजर्स होना चाहिए, जो डायलॉग कंप्लीट हो गया वो क्लोज होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसकी विंडो ओपन रहे, ठीक है। इसी तरह एरर हैंडलिंग, अगर यूजर ने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अपलोड की है तो उसको स्पेसिफाई करें कि कहां पर है। रिवर्सल, ये जरूर होना चाहिए कि एक चीज आपने कर ली है उसको आप रिवर्स भी कर सकें। लेट्स से आप ईमेल में कोई अटैचमेंट भेजना चाह रहे हैं, आपने फाइल अटैच की, अब फाइल अटैच हो गई है और आपने जब नाम नोट किया तो आप कोई रॉन्ग फाइल सेलेक्ट कर लिया आपने। ईमेल अभी आपने सेंड नहीं की, लेकिन जो फाइल आप अटैच कर रहे थे वो रॉन्ग फाइल है, ठीक है। ये फाइल आप अटैच नहीं करना चाहते बल्कि इसकी जगह कोई दूसरी फाइल थी वो आप भेजना चाह रहे थे। अब अटैचमेंट तो हो गई, अपलोड हो गया, तो अगर आपको अपलोड करने की ऑप्शन दी गई है तो रिवर्स होना चाहिए कि अब आप इसको डिलीट भी कर सकें। सो डिलीशन की ऑप्शन भी आपको मिलनी चाहिए ताकि अगर आप कोई ऑपरेशन रिवर्स करना चाहते हैं सो रिवर्स करके उसको दोबारा से स्टार्ट कर सकें। आपके साथ कई दफा ऐसा हुआ होगा कि अगर आप अपनी कोई असाइनमेंट अपलोड कर रहे हैं तो हो सकता है आपने रॉन्ग फाइल अपलोड कर ली हो, रॉन्ग फाइल आपने सेलेक्ट कर ली हो। अगर रॉन्ग फाइल आपने सेलेक्ट कर ली, अपलोड हो गई, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि आप उसको लेट से डिलीट करके या रिमूव करके आप जो एक्चुअल फाइल है वो यूज करें। और इसी तरह उसका कंट्रोल और यूजेज जो है वो वेरी इजी होने चाहिए। डायलॉग को आप डायग्राम भी कर सकते हैं, उसकी फिगर भी बना सकते हैं। A formal method for designing and representing human computer dialogues using box and line diagrams। अब ये एक box and line diagrams है। यहां पे वो आपने रेफरेंस नंबर दे दिया, ठीक है, या जो नंबर डिस्प्ले होगा उस डायलॉग का, कोई एरर मैसेज है, कोई वार्निंग मैसेज है, यहां पे आप उस डायलॉग में क्या अपीयर करना चाह रहे हैं वो बताते हैं। अक्सर हमने देखा है विंडोज में कोई एरर मैसेज डिस्प्ले होता है तो या उस पर ओके बटन होता है और ऊपर क्रॉस का भी एक साइन होता है, तो ओके भी करें या क्रॉस करें वो विंडो क्लोज हो जाती है। सो ये सारी चीजें जो आप यहां पे प्रोवाइड करना चाहते हैं ये आप देंगे। और बॉटम में क्या होता है, रेफरेंस नंबर्स और ऑफ रिटर्न डिस्प्लेस के इस स्क्रीन के बाद जो है वो आप कहां पर जाएंगे, ओके का बटन प्रेस कर देंगे, ये डायलॉग हो जाएगा, तो इसके बाद कहां पे जाना है। सो ये सारी चीजें आप डायग्राम के थ्रू डायलॉग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे हमने सीक्वेंस की बात की, अब ये एक सीक्वेंस सिलेक्शन और इटरेशन को शो कर रहा है। आपने डिस्प्ले मैसेज ए हुआ, डिस्प्ले ए होगा, उसके बाद बी होगा, ठीक है। बी के बाद जो है वो या आप सी की तरफ जा सकते हैं या डी की तरफ जा सकते हैं या आप ई की तरफ जा सकते हैं। सो ये क्या है, ये डायलॉग डायग्राम्स हैं विच डिपिक्ट द सीक्वेंस, कंडीशनल ब्रांचिंग एंड रिपीटिशन ऑफ डायलॉग्स, ठीक है। सो ये आप बी में तब जाएंगे जबकि आप ए से होकर आए हों, लेकिन अगर आपने सी में जाना है तो सी में जाने के लिए ए में आना जरूरी नहीं है, बल्कि सी में जाने के लिए आप स्ट्रेट अवे बी के बाद सी में जा सकते हैं। इसी तरह ई को एक्सेस करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पहले डी पर आए और सी पर आए, आप ई को एक्सेस करने डायरेक्ट बी पर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे कि अब मैं यहां पे आपको एग्जांपल के तौर पर शो करूंगा, मैं ये माउस कर्सर राइट क्लिक करता हूं, ठीक है। सो यहां पे मेरे पास सीक्वेंस है, लेट्स से मैंने स्लाइड नंबर 4 पे जाना है तो पहले मैं गो टू स्लाइड पे आऊंगा और फिर जो है वो यहां पे स्लाइड नंबर 4 ये है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। अब यहां पे ये सीक्वेंसिंग थी। अब इस मेन्यू में रहते हुए मैं स्लाइड नंबर 4 पर भी जा सकता हूं और डायरेक्टली मैं स्लाइड नंबर 30 पर भी जा सकता हूं। तो स्लाइड नंबर 5 पे जाने के लिए मुझे सीक्वेंस की जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पे मेरे पास सारी स्लाइड्स अवेलेबल है, यहां से स्ट्रेट अवे मैं जा सकता हूं। तो इस चीज को आप ख्याल रखेंगे। इसी तरह अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जब मैंने राइट क्लिक किया सो फिर ये सी, डी और ई है, मैं लास्ट व्यू पर भी जा सकता हूं, मैं स्क्रीन पर भी जा सकता हूं, मैं एंड शो पर भी जा सकता हूं, ये सारी चीजें मैं कर सकता हूं। सो ये पैरेलल ऑप्शंस हैं। तो इस तरीके से आप डायलॉग को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल एनवायरनमेंट्स की अगर बात करें, सो बिकम एन एक्सपर्ट यूजर ऑफ द GUI एनवायरनमेंट, ठीक है।
आप देखेंगे बाकी एप्लीकेशंस कैसे डिजाइंड है, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, गुड प्रैक्टिसेस क्या हैं, उन सबको कंसिडर करें। एंड जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो सिमिलर एप्लीकेशंस हैं या सिमिलर सॉफ्टवेयर्स हैं या बिजनेस प्रोसेसेस डेवलप हो चुके हैं, उनकी अच्छी प्रैक्टिसेस को आप कंसिडर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड क्या चल रहा है, ड्रॉप डाउन मेन्यू चल रहे हैं या जो है वो पॉपअप मेन्यू चल रहे हैं। एरर मैसेज, हमें हमेशा पता है कि एक रेड कलर एरर मैसेज के लिए शो होता है, ठीक है। सो आप अगर एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, उसका कलर जो है वो लेट्स से रेड के बगैर कुछ और है, अब ठीक है एरर मैसेज भी आपने ठीक डिस्प्ले कर दिया, आपने यूजर को वार्न भी कर दिया, लेकिन स्टैंडर्ड ये नहीं है। स्टैंडर्ड ये है कि एरर मैसेज यूजुअली रेड से हाईलाइट होते हैं। सो आप इस चीज का ख्याल रखेंगे। अब अगर हम बात करें हाईलाइटिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स क्या है उनको थोड़ा सा हम ख्याल रखते हैं। अब जैसे हम यहां पे देख सकते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000। यहां पे क्या है, आपके पास मेन्यूज हैं, ठीक है। तो फाइल मेन्यू आइटम इज ऑलवेज फर्स्ट आइटम। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलें, एक्सेल खोलें, ठीक है, या कोई भी और सॉफ्टवेयर खोलें, फाइल मेन्यू सबसे पहले होता है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट मेन्यूज होते हैं। फाइल की यूजुअली बाद जो है वो एडिट होता है। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर डिफरेंट पैकेजेस की बात करें, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, सब में कंसिस्टेंसी है। सब में पहले फाइल है, फिर एडिट है, फिर लेट से व्यू है या डिजाइन है। सो ये कंसिस्टेंटली चीजें हो रही हैं। कहीं पे जो है वो मेन्यू आइटम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, एक विंडो जो है वो ड्रॉप हो जाती है। हेल्प मेन्यू जो है वो हमेशा आखिर में होता है। तो आप जितने भी सॉफ्टवेयर देखेंगे वो हेल्प मेन्यू हमेशा आखिर में होता है। आपने अक्सर स्मार्टफोन की एप्लीकेशंस भी देखी हैं, उसमें हेल्प मेन्यू बिल्कुल लास्ट में होता है। सो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे देखें तो कुछ चेक बटन्स बने हुए हैं। इसका मतलब है कि ये आइटम ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये एरो बना हुआ है, ठीक है। ये एरो क्या शो कर रहा है, ये एरो शो कर रहा है कि यहाँ पे सब मेन्यू जो है वो यहाँ पर है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्क्रीन में और यहाँ पे ये, ठीक है। सो ये एरो क्या शो कर रहा है, सब स्क्रीन को शो कर रहा है। इसी तरह एलिप्सिस है, शो दैट अ पॉपअप मेन्यू विल अपीयर इफ सेलेक्टेड, और नो चेक मार्क्स है, इंडिकेट दैट अ कमांड विल बी एग्जीक्यूटेड इफ सेलेक्टेड। लेट्स से यहाँ पे ये चीज है लेकिन आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया, तो सिलेक्ट करने से चेक बॉक्स हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो आइटम या वो कमांड सेलेक्ट हो गई है। सो ये अच्छे GUI की कुछ प्रैक्टिसेस हैं। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं GUI विंडो प्रॉपर्टीज दैट कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वो प्रॉपर्टीज जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं, या आप उसको ऑन करें या आप उसको ऑफ करें, या आप कर सकते हैं। लेट्स से मोडालिटी रिक्वायर यूजर टू फिनिश एक्शन बिफोर प्रोसीडिंग, ठीक है। अगर आप आगे नहीं जाना चाहते तो किसी भी वक्त आप उसको क्लोज कर दें, ठीक है, फिनिश एक्शन कर दें। सो ये उसमें होना चाहिए। इसी तरह रीसाइजेबल, हमने देखा है कि अलाउज यूजर टू चेंज साइज ऑफ द विंडो। आप अगर विंडोज की अगर बात करें, ठीक है, सो आप बड़ी आसानी से उसको रीसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल शो करूं, सो हम देख सकते हैं कि लेट से यहां पे मैं एक ये मैंने विंडो खोली है, ठीक है। अब इसको मैं रीसाइज कर सकता हूं, ठीक है, रीसाइज मैंने इसको किया, इसको मैं मूव कर सकता हूं। सो ये सारी चीजें क्या है, ये ऑप्शन इसमें होनी चाहिए। लेट्स से मैं यहां पर गूगल लिख रहा हूं, ठीक है। सो ये google.com मैंने लिखा। अब ये पेज ये क्या है, ये रिसाइज हो सकता है, ठीक है, ये मिनिमाइज हो रहा है, ये मूव हो रहा है, ये सारी चीजें इसमें है। तो ये अच्छी डिजाइन की एक निशानी है, ठीक है। आप इन सारी प्रैक्टिसेस को कंसिडर करते हैं। तो ये स्क्रॉल है, ये मैंने इसको स्मॉल साइज कर दिया, इसको मैंने यूं मूव कर दिया। तो अच्छी GUI की ये प्रैक्टिसेस है। इसी तरह अगर हम बात करें मैक्सिमाइज करने की, अगर चीजें मिनिमाइज हुई हैं तो मैक्सिमाइज भी फिर हो, ऐसा ना हो कि मैक्सिमाइज हो गई हैं मिनिमाइज नहीं हो सक रही है, मिनिमाइज के बाद सो रिवर्सिंग भी इसमें होनी चाहिए। और सिस्टम मेन्यू जरूर होने चाहिए। अलाउ विंडो टू हैव एक्सेस टू सिस्टम लेवल फंक्शंस, ठीक है। सेटिंग्स में जाकर अगर कोई चीजें करना चाहते हैं तो वो चीजें भी इसमें होनी चाहिए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जब आप डायलॉग डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं। वो इश्यूज क्या है, गोल इज टू एस्टैब्लिश द सीक्वेंस ऑफ डिस्प्लेस दैट यूजर विल एनकाउंटर व्हेन वर्किंग विद द सिस्टम। इस चीज का ख्याल रखें कि सीक्वेंस को आप जरूर फॉलो करें, कोई स्टेप स्किप ना हो, ठीक है। लेट्स से अगर सी को आपने एक्सेस करना है और सी के लिए बी को पहले एक्सेस करना है और बी से पहले अगर ए को एक्सेस करना है, सो ये सीक्वेंसेस उसमें जरूर होनी चाहिए।
आप कभी भी सी को उस वक्त तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कि आपने बी एक्सेस ना किया हो और बी से पहले आपने ए एक्सेस ना किया हो। ठीक है, सो ये इस चीज को आप जो है वो ख्याल रखेंगे। इसके अलावा एबिलिटी ऑफ सम जीयूआई एनवायरनमेंट्स टू जंप फ्रॉम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन और स्क्रीन टू स्क्रीन मेक सीक्वेंसिंग अ चैलेंज। अगर एक मेन्यू के बाद जो है वो आप दूसरे मेन्यू में चले गए, ठीक है, दूसरे मेन्यू के बाद आप किसी और रैंडमली मेन्यूज में जा रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे जो है वो क्या चीजें अकॉर्डिंगली करनी है। लेट्स से अब मुझे पता है कि मैं अगर स्लाइड 14 पे जाना चाहता हूं तो पहली सीक्वेंस क्या है कि मैं राइट क्लिक करूं, दूसरी सीक्वेंस क्या है कि मैं यहां पे गो टू स्लाइड सेलेक्ट करूं, तीसरी सीक्वेंस क्या है कि मैं यहां पे स्लाइड नंबर 14 सेलेक्ट करूं। सो ये सीक्वेंसिंग है। अगर यहां पे ये जंपिंग होती तो मेरे लिए इसको यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसके अलावा इसको एड्रेस करने का एक तरीका यह है टू मेक यूजर्स ऑलवेज रिजॉल्व रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग। ठीक है, यूजर की रिक्वेस्ट को पहले एंटरटेन करें, वो क्या करना चाह रहा है उसको पहले जरूर कंसिडर करें, और इसको करने का बेहतरीन तरीका डायलॉग की सीक्वेंसिंग और इन इशू से बचने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि जो डायग्रामिंग हमने डायलॉग डायग्रामिंग को हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है उसको आप करें। वो एक अच्छे डिजाइन, अच्छे ग्राफिकल इंटरफेस की तरफ ले जा सकता है और कॉम्प्लेक्सिटी को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। यानी कि लेट्स से आपने पिछली स्लाइड में देखा, यहाँ पे हमारे पास जो ये रेफरेंस नंबर है, ये रेफरेंस नंबर इसलिए है, ये रिटर्न डिस्प्ले इसलिए है कि आप बता रहे हैं कि इसके बाद आपने कहाँ जाना है, इस डायलॉग के बाद सी पे जाना है या ई पे जाना है या वापस बी पे जाना है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अगर आप लिखते हैं कि ये इसके बाद जो है वो डी पर नहीं जाना बल्कि इसने वापस बी पर जाना है। ठीक है, इसने ए पर नहीं जाना बल्कि इसने वापस बी पे जाना है। बी की अगर हम बात करें तो बी से ये सी पर भी जा सकता है, डी पर भी जा सकता है और ई पर भी जा सकते हैं। सो इन चीजों का आप ख्याल रखेंगे। आइए अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं और हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग डिजाइन स्पेसिफिकेशन। अब हम डिजाइन स्पेसिफिकेशन को वाइंड अप कर रहे हैं। जो चीजें हमने स्पेसिफाई कर दी हैं, फॉर्म डिजाइन कर दिए हैं, डायलॉग डिजाइन कर दिए हैं, बटन डिजाइन कर दिए हैं, कलर्स उसमें ले आए हैं, जहां पे जरूरत थी इमेजेस ले आए हैं, मेन्यूज के हमने ऑप्शंस कंसिडर कर ली हैं। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन दी फाइनलाइजिंग दीज स्पेसिफिकेशंस। इट इज लेस कॉस्टली टू करेक्ट एंड डिटेक्ट एरर्स ड्यूरिंग द डिजाइन फेज। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपका अगर मैप, घर का मैप बना रहे थे और घर के मैप में अगर कोई इश्यू आ गया, घर के मैप को अभी सिर्फ कागज पे बना है, वहां पे आप उसको बगैर किसी कॉस्ट के, बगैर किसी एफर्ट के आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक दफा घर कंस्ट्रक्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन उसकी स्टार्ट हो गई, फिर उस एरर को रिमूव करना, उस मसले को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी है कि अब आप बिजनेस प्रोसेस की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डिजाइन में कुछ इशू है तो उसको अभी से ठीक कर लें, देख लें। डिजाइन एक दफा फाइनल हो गया और फिर वो कोडर के पास चला गया, फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेट्स से घर की एक एग्जांपल है, मैप, घर के पेपर बेस्ड मैप पे लिखा था कि विंडो जो है वो फ्लोर से 3 फुट हाइट पर होगी, जबकि यूजर चाह रहा था या घर का मालिक चाह रहा था कि वो कम से कम जो है वो 4 फुट की हाइट पर हो। ठीक है, अब लेट्स से आपने डिजाइन में अगर गलती से 3 फुट ही लिख दिया, ठीक है, तो आप इसको फौरन ही पेपर पर, उस मैप पर ठीक कर सकते हैं कि 3 फुट नहीं है, ये 4 फीट है, आपने ठीक कर दिया। लेकिन यहां पे अगर ठीक ना किया और घर की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई और मजदूर ने दीवार खड़ी कर दी और उसको 3 फुट पर ही रखा और दीवार कंप्लीट हो गई, अब अगर आप कहते हैं कि ये नहीं 3 पे नहीं होनी चाहिए, 4 पे होनी चाहिए, फिर अब यहां पे आपको दीवार को तोड़ना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, 1 फुट उसको दोबारा उठाना पड़ेगा। सो यहां पे ज्यादा मसले आएंगे। सो इट इज लेस कॉस्टली टू करेक्ट एंड डिटेक्ट एरर्स ड्यूरिंग द डिजाइन फेज। ठीक है, इस चीज का इंतजार न करें कि जब आप इंप्लीमेंट करेंगे फिर वहां पे देखेंगे अगर मसले मसाइल हुए तो आप रिमूव करेंगे। दिस इज नॉट करेक्ट, बल्कि आप अभी देखें इश्यूज हैं तो ठीक करें। सो द क्वालिटी, यहां पे 2 गाइडलाइंस हैं फाइनलाइज करते हुए। क्वालिटी रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट देखें और द क्वालिटी रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट्स, द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स देमसेल्फ। क्वालिटी को आप देखें, क्वालिटी क्या चीज है, और क्वालिटी याद रखें कि क्वालिटी का क्राइटेरिया यह है कि यूजर जो चीज चाह रहा है आप उसको अगर बना के देने हैं तो ये क्वालिटी है, क्योंकि एट द एंड यूजर ने इसको यूज करना है, यूजर ने सेटिस्फाई होना है। अगर यूजर सेटिस्फाइड है तो उसमें क्वालिटी है, यूजर को अगर उसमें इश्यूज आना शुरू हो गए तो ये क्वालिटी नहीं है। लेट्स से यूजर को अगर बिगर फॉन्ट चाहिए सो आप बिगर फॉन्ट ही रखें,
क्योंकि यूजर अगर सेटिस्फाइड है तो उसमें क्वालिटी है। सो क्वालिटी को जरूर देखें, क्वालिटी इसमें कैसे इनकॉर्पोरेट की जा सकती है। डिजाइन स्पेसिफिकेशन के डिलीवरेबल क्या है? डिजाइन स्पेसिफिकेशन आपने पूरे सिस्टम की है, इसमें फंक्शनल डिस्क्रिप्शंस भी की हैं, हर सिस्टम को भी आपने डिटेल में डिस्कस किया है। सो आपका डिजाइन फेज जब कंप्लीट होगा तो आपके पास कुछ स्पेसिफिकेशन है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ प्रोटोटाइप्स हैं। इन सारे के सारों को आप रिव्यू कर सकते हैं, इसमें एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, डिजाइन फेज में ही करेक्ट कर सकते हैं बिफोर इट गोज टू दी इंप्लीमेंटेशन। क्वालिटी रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट्स में क्या चीज आती हैं? करेक्टनेस, फीजिबिलिटी, नेसेसिटी, प्रायोरिटाइजेशन, अनएम्बिग्विटी और वेरीफाइबल, ये सारी चीजें जिसको आप कंसिडर करेंगे। करेक्टनेस क्या है? एक्यूरेटली डिस्क्राइब फंक्शनैलिटी टू डेवलप, ठीक है, जो यूजर चाह रहा था, जिस तरीके से चाह रहा था, वो अगर हो रहा है तो ये इसमें करेक्टनेस है। फीजिबल क्या है कि यूजर जितने टाइम में चाह रहा था अगर उतने टाइम में हो गया है सो ये फीजिबल है, ठीक है, और जितने कंस्ट्रेंट्स में वो चाह रहा था, जितने रिसोर्सेज से वो चाह रहा था, अगर वो काम हो जाता है तो ये फीजिबल है। नेसेसरी क्या है? जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो कि यूजर वाकई चाहता है, उनको पहले करें, जरूर करें, ठीक है। अगर यूजर को स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि हेल्प मेन्यू होना चाहिए, अगर यूजर को रिक्वायर्ड नहीं है, यूजर ने नहीं कहा, उसको रिमूव कर दें। अगर यूजर ने नहीं कहा कि हेल्प मेन्यू मुझे चाहिए, लेकिन रिक्वायरमेंट में ये है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं। इसने बाज रिक्वायरमेंट्स को, बाज चीजों को इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रैंक किया जाता है, प्रायोरिटाइज किया जाता है कि ये वाली रिक्वायरमेंट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको प्रायोरिटाइज किया जाए। अच्छा, अनएम्बिग्विटी अगर उसमें है तो उसको क्लियर करें। डिजाइन के किसी भी फेज में, किसी भी डिलीवरेबल में अगर एम्बिग्विटी है, चाहे वो यूजेज के पॉइंट से है, चाहे वो इंटरप्रिटेशन के पॉइंट से है, जैसे हमने देखा कस्टमर इन्फॉर्मेशन। अब कस्टमर इन्फॉर्मेशन एक एम्बिगुअस चीज है। कस्टमर इन्फॉर्मेशन क्या? नए कस्टमर की या पुराने कस्टमर की, या कस्टमर की पेमेंट्स की, या कस्टमर की एड्रेस की, आप क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं? सो अनएम्बिग्विटी को उसमें रिमूव करें। और वेरीफाइबल होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट आपने किस बेस पर मीट की है, ये डिजाइन आपने, ये आपका ये डिजाइन किस चीज को शो कर रहा है। लेट्स से आपने एक फॉर्म डिजाइन किया, आपने या एक रिपोर्ट डिजाइन की जो कि वो स्टूडेंट्स जिनके CGPA 3.5 से अबव है वो शो करे, ठीक है। अब ये आपने एक रिपोर्ट डिजाइन कर दी। अब आप वेरीफाई ये करते हैं कि ये जो रिपोर्ट डिजाइन हुई है, ये एनालिसिस फेज में क्या रिक्वायरमेंट थी जिसके अगेंस्ट आपने ये रिपोर्ट जनरेट किया है। सो पता चलता है कि रिक्वायरमेंट फेज में एक रिक्वायरमेंट ये डिटरमिन की गई थी कि जो कैंपस के या उस कोर्स के जो टॉपर्स हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जाए, ठीक है। सो कैसे पता चलेगा कौन टॉपर्स हैं? इस रिपोर्ट से आपने जो है वो पता करा लिया। सो ये वेरीफाई हो गई कि ये आपकी रिपोर्ट उस रिक्वायरमेंट की बेस पर बनी है। इसी तरह क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है? कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट, मॉडिफाइबल और ट्रेसेबल होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब है नॉट मिसिंग एनी की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर का कोई भी कंपोनेंट, वो बिजनेस प्रोसेस का कोई भी कंपोनेंट, ऐसा ना हो कि पता नहीं चल रहा कि ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है या ये किस पर्पस के लिए यूज हो रहा था। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि डज नॉट कन्फ्लिक्ट विद अदर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एक रिक्वायरमेंट कह रही है कि रिपोर्ट्स प्रिंट हो, ठीक है। अब रिपोर्ट्स आपने प्रिंट कर दी या रिपोर्ट्स आपने व्यू करवा दी, लेकिन व्यूइंग रिपोर्ट्स कुछ और मसले कर रहा है, कहीं और से कन्फ्लिक्ट आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंसिस्टेंट ही करें, डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसिस्टेंट करें, ठीक है। बटन्स के हिसाब से भी, लेआउट के हिसाब से भी चीजों को कंसिस्टेंट करें। मॉडिफाइबल मतलब ये होना चाहिए कि इजीली चेंज विद हिस्ट्री केप्ट ऑफ चेंजेस। अब जब हम वर्ड पे कोई टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोई फॉन्ट जो है वो उसको आपने साइज उसका चेंज कर दिया या फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दिया, ठीक है। सो आपने ये चेंजेस बड़ी इजीली मॉडिफाई करनी है। प्लस एक इसकी हिस्ट्री भी हो रही है। लेट्स से अगर आप कंट्रोल एंड Z की को प्रेस करते हैं तो जो चेंजेस आपने किए हैं वो अनडू हो जाती हैं, ठीक है। वो वापस ओरिजिनल चीज में, ओरिजिनल फॉर्मेट में या जो ओरिजिनल राइटिंग स्टाइल था उसमें कन्वर्ट हो जाता है। सो मॉडिफाइबल भी होना चाहिए। और ट्रेसेबल का मतलब है टू इट्स ओरिजिनल सोर्स, आपने क्या स्टेप्स करके कहां पर पहुंचे हैं, ठीक है, पता होना चाहिए कि आप उसको बैकवर्ड ट्रेस भी कर सकें। सो दीज वर सम ऑफ द अदर रिक्वायरमेंट्स। डिजाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट,
जब आपने डिजाइन फेज कंप्लीट कर लिया, सो एट द एंड यू हैव अ डिजाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। आपने डिजाइन पर इतना वक्त लगाया, फॉर्म डिजाइन किए, ईयर डायग्राम्स बनाई, प्रोटोटाइपिंग की, डेटा टाइप स्पेसिफाई किए, ठीक है। डिलीवरेबल क्या चीज है, क्या आपके पास होगा, सो दैट इज अ डिजाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। जिस तरह एनालिसिस के फेस पर एक एनालिसिस स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट था, या आपके पास जो है वो DFDs थी, या बाकी कोई डिस्क्रिप्शन थी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चीजें थी, यहां पर क्या है आपके पास डिजाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, विच कंटेन्स ओवरऑल सिस्टम की जो डिस्क्रिप्शन है वो है, इंटरफेस डिजाइन की डिटेल्स हैं, ये सिस्टम क्या फीचर्स परफॉर्म कर रहा है उनकी डिटेल्स हैं, जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। एक है फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो कि जरूरी है, यूजर को ये चीजें चाहिए, वो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है कि यूजर ने कहा नहीं है लेकिन वो एक्सप्लिसिटली होनी चाहिए। सो वो क्या रिक्वायरमेंट्स आप मीट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई अदर रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है, लेट्स से यूजर ने आपको एक्सप्लिसिटली नहीं कहा था कि मुझे इसका यूजर मैनुअल भी चाहिए, इस सॉफ्टवेयर का, इस बिजनेस प्रोसेस का, सो आपने उसका जो है वो यूजर मैनुअल भी बना दिया। और लेट्स से कोई सपोर्टिंग डायग्राम्स और मॉडल्स थे, ईयर डायग्राम्स थी, ठीक है, ये क्लास डायग्राम्स थे, या कोई प्रोटोटाइप्स थे, या टेबल्स थे, ठीक है, ये सारे के सारे आपके डिजाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। सो पूरे का पूरा डिजाइन फेज ये इस डॉक्यूमेंट में आ गया। अच्छा, ये अगर हम बात करें, सो ये एक स्क्रीन है फ्रॉम डोर्स एंटरप्राइज रिक्वायरमेंट स्वीट, ठीक है, एक कंपनी है जिसका नाम डोर्स है, एक एंटरप्राइज है। ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट टूल्स मेक इट इजियर टू कीप डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट, एड एडिशनल रिक्वायरमेंट्स एंड लिंक रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स। तो ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप सारी चीजों को एकोमोडेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट, यूजर रिक्वायरमेंट 1, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी प्रोटोटाइपिंग नहीं आपने बनाई, उसकी प्रोग्रेस फिलहाल 0% है, ठीक है। यूजर रिक्वायरमेंट 2, यूजर रिक्वायरमेंट 3, यूजर रिक्वायरमेंट 133, दिस मॉड्यूल कंटेन दिस। सो ये सारी डिटेल्स आपने जो है वो इसमें लिख दी। तो मतलब जो भी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो प्रोग्रेस यहां पे रिकॉर्ड हो रही है। इसका डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका सॉफ्टवेयर के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप अगर अपनी प्रोग्रेस चेक करना चाह रहे हैं कि आप कितना ट्रैक पर हैं, कितना आप टाइमली चीजों को डेवलप कर रहे हैं, उसकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी आप इनकॉर्पोरेट इसमें कर सकते हैं, इसमें उसका जिक्र कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर चार्ट्स की। स्ट्रक्चर चार्ट्स क्या है, ये एक हायरार्किकल डायग्राम है दैट शो हाउ एन इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। आपने सिस्टम डेवलप किया है, कहां से आप शुरू कर रहे हैं, क्या उसके सिस्टम के फ्लोज हैं, ठीक है, कौन सी चीजें किस चीज पर डिपेंडेंट है, ये सारी स्ट्रक्चर चार्ट में होती हैं। बिल्कुल इस तरह आपने ट्री लाइक डायग्राम्स देखी हैं, नोड्स हैं, ठीक है, उसके पेरेंट हैं, फिर चाइल्ड हैं। सो ये स्ट्रक्चर डायग्राम भी एक ट्री लाइक डायग्राम है या हायरार्किकल डायग्राम है, जो कि इंफॉर्मेशन, हाउ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज, वो जो सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, उसका ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। ये भी बताता है कि कौन से पार्ट्स ऑफ द सिस्टम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं या कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी बताता है कि ब्रेक डाउन ऑफ अ सिस्टम इनटू प्रोग्राम्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोग्राम्स रिटन इन 3rd and 4th जनरेशन लैंग्वेज। अगर कोई 3GLs हैं या 4GLs हैं, कौन से पार्ट्स जो है वो 3GL में डेवलप होंगे, कौन से पार्ट्स जो है वो 4GL में डेवलप होंगे, ये भी इसमें लिखा जाता है। जैसे कि हम ये लिखते हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रक्चर चार्ट। यहां पे क्या है, सिस्टम है या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है या कंपनी का बॉस है। कंपनी का बॉस जो है वो 3 डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकता है, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 3 डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकता है, ठीक है। बी को गेट कर सकता है, सी को मेक कर सकता है, सी को पुट कर सकता है। ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हैं जो कि वो परफॉर्म कर सकता है। बी को अगर गेट कर सकता है तो बी के साथ वो ए को भी गेट कर सकता है, बी को मॉडिफाई कर सकता है। सो ये बता रहा है कि ओवरऑल सिस्टम में कौन से रोल्स, क्या चीजें परफॉर्म कर रही हैं। सो मॉड्यूल्स और फंक्शंस और सब रूटीन्स इन दी रिजल्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। अब ये गेट सी का मतलब क्या है, क्या होगा, या गेट बी का मतलब क्या है, ठीक है। सो एक्चुअली इट इज कंपोज्ड ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है, जो कि ये बता रहा है कि क्या फंक्शनैलिटीज परफॉर्म होंगी और कौन इनको परफॉर्म करेगा। अब यहां पर आप डाटा कपलिंग और फ्लैग को भी यूज कर सकते हैं। फ्लैग्स क्या है, फ्लैग्स एंड डाटा कपल्स आर पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज इन द रिजल्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। अब लेट्स से
वो गेट सी करना चाह रहा है। इस फिगर को अगर हम देखें सो स्पेशल सिंबल्स हम इसमें यूज कर रहे हैं जो कि डाटा कैप्चर और कंट्रोल फ्लैग को यूज करनी है। ठीक है, गेट सी करने के लिए मेक सी करना पड़ता है। अब यहां से डाटा फ्लो एरोज जो है वो यहां पे हैं। अब अगर कोई एरर आया है तो उसको भी आपने रिप्रेजेंट किया। सो डाटा कपलिंग क्या है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक्सचेंज बिटवीन टू मॉड्यूल्स। सो ये दो मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, एक गेट सी है, दूसरा मेक सी है। इनके दरमियान क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, क्या डाटा एक्सचेंज हो रहा है? सी और ये गेट सी और मेक सी एक दूसरे को, गेट सी जो है वो मेक सी को ए और बी भेज रहा है और मेक सी गेट सी को सी और लेट से कोई एरर है वो भेज रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई एरर मैसेजेस हैं तो वो फ्लैग से आप रिप्रेजेंट करें। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि यहां पे जो है वो एक फ्लैग है, कोई फर्दर डिटेल्स हैं जो कि इसके साथ जा रही हैं। इसके बाद हमारे पास है सूडो कोड। सूडो कोड यूजुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज किया जाता है। आप वो इंस्ट्रक्शंस जो कि एक मॉड्यूल के अंदर होती हैं उनको आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये एग्जैक्टली कोड तो नहीं होता लेकिन इट लुक्स लाइक अ कोड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप दो इंटीजर्स को ऐड करके तीसरे इंटीजर में इसका रिजल्ट अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसका सूडो कोड क्या होगा? ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं इंटीजर a इज इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू 20, इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट c। ठीक है, अब ये आपने सूडो कोड बता दिया। अब कोई भी लैंग्वेज हो, डेवलपर इसको अकॉर्डिंगली जो है वो इंप्लीमेंट करेगा, कोडर जो है वो इसको अकॉर्डिंगली कोड करेगा। इसकी इंप्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग टू दैट टूल होगी। अगर जावा है तो जावा में ये सूडो कोड इंप्लीमेंट हो जाएगा, अगर सी प्लस लैंग्वेज है तो सी प्लस में ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। सो आप एक जेनेरिक सा कंप्यूटर कोड लिखते हैं, आप साइंटिक्स स्पेसिफिक बात नहीं करते। साइंटिक्स उसका जेनेरिक होता है। लेट्स से अगर सी प्लस प्लस है या सी की बात करें तो उसमें डिक्लेरेशन के बाद जो है वो इंटीजर की डिक्लेरेशन के बाद जो है वो एक सेमीकोलन होगा। ठीक है, तो इन किस्म की डिटेल्स में आप नहीं जाते। ठीक है, और आप जो है वो सिंपली जो कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, एक जेनेरिक सा सिंटैक्स जो उसका हो सकता है वो आप यूज करेंगे। सो लैंग्वेज सिमिलर टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोड, बिल्कुल सर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोड में जैसा आप लूप्स यूज करते हैं, इफ एल्स फॉर, यहां पे भी इफ एल्स फॉर टाइप की चीजें यूज कर सकते हैं, लेकिन यू डोंट हैव टू बी वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट द सिंटैक्स ऑफ दैट टूल। सिंटैक्स उसमें आगे पीछे हो सकता है, ओवरऑल फंक्शनैलिटी शो होनी चाहिए। दूसरा, सूडो कोड आप जो है वो एक डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं, मतलब इसके लिए जरूरी नहीं है कि सूडो कोड आप किसी टूल में बैठ के लिखें। आप इवन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सूडो कोड लिख सकते हैं, पेपर पे आप सूडो कोड लिख सकते हैं। ये सूडो कोड जो है वो लेटर ऑन आपका जो कोडर है वो इसको कोड करता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने अगर डाटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स पढ़ा है तो वहां पे आपके असाइनमेंट्स में अक्सर आपको सूडो कोड मिले होंगे और आपको कहा जाता है कि हाँ जी इसको इंप्लीमेंट करें। सो आप सूडो कोड को देखकर अकॉर्डिंगली जो भी जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप उसको अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। यहां पे दो फंक्शंस हैं। नंबर 1, हेल्प्स एनालिस्ट थिंक इन अ स्ट्रक्चर्ड वे अबाउट द टास्क अ मॉड्यूल इज डिजाइन टू परफॉर्म। सूडो कोड से ये भी पता चल जाता है कि सीक्वेंस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। पहले इंटीजर a डिफाइन हुआ है, फिर इंटीजर b डिफाइन हुआ है, फिर इंटीजर c जो है वो इन दोनों को प्लस कर रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो c प्रिंट हो रहा है। सो ये स्ट्रक्चर भी पता चल गया, टास्क भी पता चल गए। और इसके अलावा एनालिस्ट में या डिजाइनर और जो आपका कोडर है इनके दरमियान एक कम्युनिकेशन का भी जो है वो एक मैकेनिज्म है। डिजाइनर जो है वो टूल्स को इतना एक्सपर्टली नहीं समझता, कोडर जो है वो डिजाइनर की लैंग्वेज को नहीं समझता। अगर कोडर डिजाइन में सिर्फ कहा जाए कि डिजाइन स्पेसिफिकेशन में ये कहा जाए कि दो इंटीजर्स जो है वो ऐड हो और तीसरे इंटीजर में उसको प्लस कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, अब कोडर शायद इस बात को नहीं समझेगा। इसी तरह डिजाइनर की अगर बात करें तो डिजाइनर को अगर यह कहा जाए कि पहले आप इंटीजर को डिक्लेयर करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, फिर आप प्रिंट एफ कॉमा, उसके बाद ब्रैकेट में डबल कोड के अंदर प्रिंट की कमांड लिखेंगे। सो डिजाइनर्स को नहीं समझता। तो ये इनके दरमियान की एक लैंग्वेज है सूडो कोड, जिसको डेवलपर भी समझता है जो कि बहुत ज्यादा टूल स्पेसिफिक नहीं है, और जिसको कोडर भी समझता है जो कि बहुत ज्यादा जेनेरिक नहीं है, कुछ रिलेटेड है। सो सूडो कोड हम यूज करते हैं। सो एज अ कम्युनिकेशन टूल है। इसके अलावा आप इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे हमने पहले भी बात की कि डिजाइन में आप जो है वो प्रोटोटाइपिंग करते हैं, स्पेशली जब आप फॉर्म डिजाइन कर रहे होते हैं या डायलॉग डिजाइन कर रहे हैं, सो वहां पे आप प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। प्रोटोटाइपिंग जरूरी है। सो बिगिन बाय मॉडलिंग पार्ट्स ऑफ द टारगेट सिस्टम। पूरे सिस्टम का प्रोटोटाइप नहीं बनाते, उसके सर्टन पार्ट्स का प्रोटोटाइप बना दे। लेट्स से इंटरफेस किस तरीके से काम करेगा। अभी बैकएंड पे कोई डेटाबेस नहीं है, ठीक है, डेटाबेस अभी आपने इंप्लीमेंट नहीं की, लेकिन आपने फ्रंट एंड डिजाइन करके बता दिया। फॉर्म कैसे होगा, उसमें डेटा कैसे सेव होगा, वो आपने प्रोटोटाइप करके बना दिया। और इसी तरह ये प्रोटोटाइप आप यूजर को दे रहे हैं। अगर तो यूजर ने पसंद कर लिया दैट्स फाइन, अगर पसंद नहीं किया तो वो इवॉल्व होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसी तरह आपने एक मॉड्यूल का प्रोटोटाइप बनाया, फिर आप दूसरे मॉड्यूल का प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर तीसरे का बनाते हैं, ठीक है। और होते होते इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग में ये होता है कि जब सारे मॉड्यूल्स के प्रोटोटाइप्स बन जाते हैं तो आपका पूरा एक प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। सो पूरे मतलब आपने क्या किया कि उन सारी डिटेल्स में नहीं गए। पहले आप जो है वो हमने प्रोटोटाइप का एक ये भी डिस्कस किया था कि प्रोटोटाइप उस केस में ज्यादा यूजफुल हो सकता है जहां पे आप डायरेक्टली किसी डेवलपमेंट की तरफ आना चाह रहे हैं। आपने डिजाइन पर और एनालिसिस पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। जो बेसिक सी रिक्वायरमेंट आप समझे हैं, डिजाइनर जो समझा है या सिस्टम एनालिस्ट जो रिक्वायरमेंट समझे, उसके अगेंस्ट क्विकली एक प्रोटोटाइप बना दिया जाता है, ठीक है। और उस प्रोटोटाइप को फिर रिफाइन किया जाता है। और पहले आप उस ओवरऑल सिस्टम के एक पार्ट से का प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट का, उसके बाद तीसरे पार्ट का। लेट्स से सिस्टम के 10 पार्ट्स थे, 10 के 10 पार्ट्स को आपने प्रोटोटाइप बना दिया। ये प्रोटोटाइप मिलकर ओवरऑल एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं। सो प्रोटोटाइप बिकम्स एक्चुअल प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। तो अगर आपने पहला प्रोटोटाइप बनाया, वो ठीक हुआ, इफ सक्सेसफुल, आप बाकी प्रोटोटाइप्स बनाए और सारे प्रोटोटाइप्स को मिलाकर एक प्रोडक्शन सिस्टम बना रहे हैं। लेकिन बाजुकात इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि आप प्रोटोटाइप आसान चीजों से शुरू नहीं करते। जो सिस्टम के कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट पार्ट्स है उनका प्रोटोटाइप आप पहले बनाते हैं। इसी तरह एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है उसका भी आप उसको भी प्रोटोटाइप में करते हैं। लेट्स से एरर्स कैसे आएंगे, एरर्स को कैसे हैंडल किया जाएगा, एक्सेप्शंस क्या है, ये सारी चीजें आप करते हैं। सो एक्चुअली हो क्या रहा है, आपने बहुत ज्यादा एनालिसिस फेज पर या प्लानिंग फेज पर या डिजाइन फेज पर आपने बहुत ज्यादा वक्त स्पेंड नहीं किया। इनिशियल कॉन्सेप्ट था, फौरन ही आपने उस पर डिजाइन पर आए और आपने इनिशियल प्रोटोटाइप बनाया, ठीक है। इनिशियल हम देख सकते हैं यहां पे एनालिसिस फेज नहीं है, ठीक है। सो इनिशियल कॉन्सेप्ट प्लानिंग थी, प्लानिंग के बाद फौरन बाद जो है वो आप डिजाइन पर चले गए और आपने प्रोटोटाइप बना दिया। प्रोटोटाइप के बाद आप जो है वो उस प्रोटोटाइप को रिफाइन करते रहते हैं। एज यू कैन सी दैट दिस लूप इज टेलिंग रिफाइनमेंट। यहां से जो प्रोटोटाइप आया उसको रिफाइन करें उस वक्त तक जब तक कि यूजर सेटिस्फाई नहीं हो जाता। जब यूजर सेटिस्फाई हो जाए प्रोटोटाइप पर तो फिर आप उसको रिलीज कर देते हैं, आप उसे कहते हैं ये आपका सॉफ्टवेयर तैयार है। यूजुअली इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग आपकी उन केसेस में ज्यादा अप्रोप्रिएट और सुटेबल है जहां पे आप आपके पास टाइम कम हो और यू डोंट वांट टू स्पेंड मच ऑफ योर टाइम इन एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड देन डिजाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड देन गोइंग फॉर द डेवलपमेंट। उस केस में भी और उस केस में भी जबकि यूजर जो है वो बहुत ज्यादा इंतजार ना करना चाह रहा हो, वो फौरन ही कोई लेआउट, कोई वर्किंग वर्जन ऑफ द बिजनेस प्रोसेस या वर्किंग वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर देखना चाह रहा हो, तो प्रोटोटाइपिंग ज्यादा जरूरी है। इसी तरह थ्रोन अवे प्रोटोटाइपिंग है। थ्रोन अवे प्रोटोटाइपिंग क्या है, ठीक है, आपने जो है वो एक प्रोटोटाइप बनाया, ठीक है, क्विकली आपने प्रोटोटाइप बनाया और प्रोटोटाइप बनाने के बाद आप दिखाते हैं, ठीक है। जब ये प्रोटोटाइप लेट्स से इसमें कोई चेंजेस आ जाए या कुछ और आपने अकोमोडेट करना है, उसके बाद इस प्रोटोटाइप को यूज करने के बाद आप फेंक देते हैं, थ्रो अवे कर देते हैं और जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम है, आप उसको यूज करते हैं। सो थ्रोन अवे प्रोटोटाइपिंग का मतलब ही यही है कि प्रोटोटाइप इज नॉट प्रिजर्व्ड। आप इसको यूज नहीं करते, आप इसको प्रिजर्व नहीं करते, संभालते नहीं हैं, बल्कि जो सिस्टम डिजाइन की जो चीजें क्लियर नहीं हैं उनको स्पेसिफाई करने के लिए आप जो है वो प्रोटोटाइपिंग आपने की, कस्टमर को शो किया, उसके बाद थ्रो अवे कर दिया। इस केस में केस टूल्स, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर टूल्स को आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहां पे देखें, सो ये हमारे पास क्या है, हुजियर बर्गर, जो हम एक केस स्टडी ले रहे थे, एक एग्जांपल ले रहे थे, उसका एक इन्वेंटरी सिस्टम है, ठीक है, उसका एक प्रोटोटाइप है जो कि ओरेकल डिजाइनर एक केस टूल है उसमें बना हुआ है। अब बैकएंड पे बेशक डेटाबेस ना हो, लेकिन यहाँ पे फॉर्म बने हुए हैं, यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर है, ड्रॉप डाउन मेन्यूज है, स्क्रॉलिंग है, तो पूरा एक लेआउट है।
तो आपने ये शो किया कस्टमर को, कस्टमर ने अगर कहा कि एग्जैक्टली ये चीज चाहिए या इसमें चेंजेस हैं, अब आपको समझ गए, आप लेटर ऑन आप एक्चुअल डेवलपमेंट अकॉर्डिंगली दिस प्रोटोटाइप करें और इसको आप थ्रो अवे कर देते हैं। थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग ये भी है कि लेट से आपने डिजाइन स्पेसिफिकेशन की बात हम कर रहे थे जब डिजाइन फेज में, और हम फॉर्म्स डिजाइन कर रहे थे, फॉर्म्स का भी आपने एक लेआउट बनाया, ठीक है, वो आपने कस्टमर को दिखाया, कस्टमर ने अगर सेटिस्फाई कर लिया, ठीक है, सो अब इस प्रोटोटाइप को यूज नहीं करते बल्कि आप इसको थ्रो करके एक्चुअली अकॉर्डिंग टू दैट प्रोटोटाइप आप एक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं। तो थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग भी यूज होती है। इसमें हमारे पास कुछ एजाइल मेथोडोलॉजीज भी हैं। वो क्या है? पहले रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करें, फिर फंक्शनल डिजाइन बनाएं और फिर उसके बाद कोड करें। सो आप इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह डिजाइन स्पेसिफिकेशंस कम फ्रॉम कोड इंस्टेड ऑफ वर्बल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आपने क्या किया कि जो आपके पास इंसर्ट के आपको वर्बली कोई बता रहा है कि आपने क्या चीजें करनी है, डिजाइन स्पेसिफिकेशन जो है वो आप कोड से स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, ठीक है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में हमने देखा था एग्जांपल में क्या होता है कि डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आप स्ट्रेट अवे प्रोग्रामिंग पर शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आपने जो आपके पास आपकी अंडरस्टैंडिंग थी उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर ली, प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर ली। यहां पे दो टेक्निक्स हैं, एक है सिंपल डिजाइन और एक है रीफैक्टरिंग। सिंपल डिजाइन में क्या है? अनकॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम कंपोनेंट टू सॉल्व करंट प्रॉब्लम, ठीक है। करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो है वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये टेक्निक है, इसको हम सिंपल डिजाइन कहते हैं। रीफैक्टरिंग क्या है? मेक अ प्रोग्राम सिंपलर आफ्टर एडिंग न्यू फीचर। आपने न्यू फीचर उसमें ऐड कर दिया लेकिन वो फीचर ऐड करने से वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब आप चाहते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो और ये न्यू फीचर भी एडेड रहे, तो इसको आप सिंपल कर रहे हैं। सो ये एजाइल मेथोडोलॉजीज के बारे में है। अगर हम इसको डिस्टिंग्विश करना चाहें, सो फैक्टर्स डिस्टिंग्विशिंग एजाइल एंड ट्रेडिशनल सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक है। एजाइल सिस्टम की अगर बात करें और ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करें, सो साइज एजाइल सिस्टम का स्मॉलर है, ट्रेडिशनल का लार्जर है, क्योंकि यहां पे आपने प्रोग्रामिंग से शुरू किया, यहां पे आपने एनालिसिस, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन की बात की। क्रिटिकलिटी की बात करें, ठीक है, अगर सिस्टम बहुत क्रिटिकल है सो एजाइल सिस्टम वहां पे अच्छे, एजाइल अप्रोच वहां पे बेहतर नहीं है। ट्रेडिशनल जो क्लासिकल अप्रोच है एनालिसिस, डिजाइन और कोड की, वो अप्रोच पर ज्यादा मुनासिब है। अगर डायनामिसिटी की बात करें, डायनामिक कितना वो डायनामिक है, चेंजेस को कितना इनकॉर्पोरेट करता है या कितना स्टेबल है, सो एजाइल सिस्टम जो है वो हाईली डायनामिक है, जबकि ट्रेडिशनल सिस्टम हाईली स्टेबल है। क्यों? क्योंकि आपका डिजाइन फेज उस वक्त तक चेंज नहीं होगा, या कभी चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो एनालिसिस फेज की बेस पर बना है। ऐसा नहीं है कि डिजाइन फेज में अचानक से कोई नई रिक्वायरमेंट आ गई और चेंज हो गया डिजाइन, ऐसा नहीं होगा। तो ये स्टेबल रहता है, जबकि आपके एजाइल जो है वो चेंज होता रहता है। पर्सनल की अगर बात करें तो एक्सपर्ट्स नीडेड थ्रू आउट। एजाइल में आपको एक्सपर्ट्स चाहिए, थ्रू आउट एक्सपर्ट्स चाहिए, जबकि ट्रेडिशनल में आपको सिर्फ एनालिसिस और डिजाइन फेज में एक्सपर्ट चाहिए। यहां पे एजाइल में आपको हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, मतलब आप जब चाहें जैसे चाहें उसको बना सकते हैं, जबकि यहां पे आपके पास वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स हैं, मेथोडोलॉजीज हैं जिनको आप यूज करते हैं। So that was some distinguish between agile methodologies and the traditional system development life cycle. Let us now proceed towards the summary of today's lecture. आज के लेक्चर में हमने GUI और डायलॉग की बात की। हमने ये देखा कि मतलब डिज़ाइन जो है वो वैरी करता है, ठीक है, आपको मुख्तलिफ चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है। एक अच्छे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के लिए आपको जो है वो क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, कैसे आप उसमें क्वालिटी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्वालिटी की क्या पैरामीटर्स हैं, क्या फीचर्स हैं, इनको हमने देखा। स्ट्रक्चर चार्ट दे कैन आल्सो बी यूजफुल। स्पेशली हमने बात की प्रोटोटाइपिंग के बारे में। प्रोटोटाइपिंग की एक है इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइप जो है वो यूज की जाती है, उसको रिफाइन किया जाता है एट द एंड जब ये रिफाइंड हो जाए तो इसी को ही एज अ वर्किंग वर्जन सॉफ्टवेयर रिलीज कर दिया जाता है। एक है थ्रोन अवे प्रोटोटाइपिंग, आपने डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोटोटाइप को यूज किया, उसके बाद आप इसको छोड़कर फेंक कर एक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन दैट प्रोटोटाइप, ठीक है। कुछ केस टूल्स भी हम यूज कर सकते हैं जो कि हमें प्रोटोटाइपिंग में हेल्प करते हैं। और हमने ये देखा है कि एक हमारे पास एजाइल मेथोडोलॉजीज अप्रोच है, एक हमारे पास क्लासिकल सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। सो दोनों के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिनकी बेस पर हमने इन दोनों को कंपेयर किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम
क्लाइंट सर्वर अप्रोच की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस और मिडलवेयर जैसी टर्मिनोलॉजीज को हम देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि अगर आप एक ऐसा बिजनेस प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं जो कि क्लाइंट सर्वर बेस्ड है, उसके लिए किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, या वो डेटाबेस जो है या वो कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ठीक है, रिमोटली एंड यूजर जो है वो रिमोटली किसी साइट से कनेक्टेड है। सो क्या चीज़ें हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं, हम अपने डिज़ाइन में उनको कैसे अकोमोडेट करते हैं। दीज आर गोइंग टू बी द आउटलाइंस ऑफ आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस एंड्स आवर लेक्चर हियर। I hope you enjoyed it. I'll see you with more details. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.